चैनल का मोटो ये है कि आप लोग को सेशन के स्टार्टिंग से फिजिकल एजुकेशन में पूरी हेल्प करना, ना कि लास्ट में आके वीडियोस बना के व्यूज के चक्कर में दूसरों को ये बताना कि हम भी मसीहा है, जस्ट लाइक दिस। ला देती हूँ, फिक्र मत करो बच्चों, अब तुम लोग जा सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। बाय फिर मिलेंगे बेबी, बाय बाय। उसका दोस्त बनने की कोशिश मत करो। मैं और मेरी डैड इतना पीटेंगे कि अपनी शक्ल नहीं पहचान पाओगे। इतना भी कुछ खास नहीं माँ। मैं इस परिवार का डैड हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? डैड सीरीज में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये डैड सीरीज फिजिकल एजुकेशन के नए सेशन के लिए रहने वाली 2024-2025 के सभी स्टूडेंट के लिए। इसमें हम लोग डिटेल में फिजिकल एजुकेशन को पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि साल भर में आप लोग के लिए प्यारा कंटेंट फिजिकल एजुकेशन रिगार्डिंग प्रोवाइड करता रहूंगा। मेरा एम है कि मैं लास्ट मोमेंट में आके व्यूज के चक्कर में फिजिकल एजुकेशन ना पढ़ाऊं, सेशन के स्टार्टिंग से आप लोग के लिए फिजिकल एजुकेशन में हेल्प कर सकूं, जिससे कि आप लोग की यूनिट टेस्ट में भी मैं हेल्प कर पाऊं, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में भी, प्री बोर्ड में भी और अल्टीमेटली फाइनल एग्जामिनेशन में भी। तो मेरा एम ये है कि मैं हर एग्जामिनेशन में आप लोग के साथ हमेशा खड़े रहूं। ये आप लोग ना सोचे कि आपके भैया सिर्फ व्यूज के भूखे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे हो अप्रैल के सेशन से मैं ये वीडियोस स्टार्ट कर रहा हूं, सो दैट जितने भी आपके क्लास टेस्ट आए, जितने भी आपके पीरियोडिक टेस्ट आए, उन सब में आप लोग के लिए वीडियोस के साथ हेल्प हो सके। मेरी गारंटी कि मैं आप लोग के लिए लॉयल रहूंगा, प्यारा कंटेंट आप लोग के लिए हमेशा प्रोवाइड करता रहूंगा फिजिकल एजुकेशन रिगार्ड, सो दैट जो हमारा एम है कि हम सभी के सभी सिर्फ पास होने के लिए फिजिकल एजुकेशन ना पढ़े, हम सभी के सभी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए फिजिकल एजुकेशन पढ़े। तो गाइस, मैं आप लोगों को मेरे बारे में बता देना चाहता हूं। मेरा नाम जकी है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूं। फिजिकल एजुकेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा। मेरे 12th क्लास में मैंने फिजिकल एजुकेशन में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर किया था और अपने 4 साल के एक्सपीरियंस से आप लोग को फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब में लाखों स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं। तो चलिए रखते हैं इन सभी बातों को साइड में, स्टार्ट करते हैं हमारे नए वीडियोस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 को, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके स्कूल में अभी भी ये बताया जाता है कि पहले चैप्टर का नाम प्लानिंग इन स्पोर्ट्स ही है। 2 साल पहले हट चुका है और इसको मॉडिफाई करके सीबीएसई ने अब चैप्टर बना दिया है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग फिजिक्स में आप लोग परेशान और फिजिक्स आप लोग की अच्छी नहीं बन रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा एक फिजिक्स का भी स्पेसिफिक चैनल है, जहां पे आप लोग की क्लास 12 की फिजिक्स की प्रिपरेशन धांसू में मैं आप लोग को कवर अप करवा रहा हूं गैंग लीडर सीरीज में। तो इस प्लेलिस्ट को आप लोग फॉलो अप कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोग बेस्ट प्रिपरेशन आप लोग की घर बैठे हो जाएगी इन वन शॉट वीडियोस के थ्रू। और साथ में अगर आप लोग एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हो, तो मैंने आप लोग के लिए फिजिक्स के लिए लाइन बाय लाइन सीरीज की प्लेलिस्ट भी ला दिया। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 2024-2025 के सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली लिंक इसके भी डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले इंस्टा और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो अप कर लेना, सो दैट हमारा दिल से रिश्ता और साथ ही साथ क्लास की सारी अपडेट्स आप लोग को मिलते रहेगी। आप में से काफी सारे लोग परेशान थे कि भैया कौन सी टेक्स्ट बुक हम लोग परचेज करें जिसके थ्रू हम लोग साल भर फिजिकल एजुकेशन अच्छे से पढ़ सके। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ बहुत जल्द कुछ दिनों के अंदर मेरी फिजिकल एजुकेशन की न्यू सिलेबस के ऊपर आप लोग को बुक आने वाली है। इसका अपडेट आप लोग को बहुत जल्द मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में आप लोग को माय बुक नाम से लिंक देखने को मिल गई होगी, तो वहां से जाके आप लोग Amazon के थ्रू उसको परचेज कर पाओगे घर बैठे। वन ऑफ द बेस्ट और धांसू वाली बुक आप लोग के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, जिसमें आप लोग को सभी टाइप की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ आप लोग को देखने को मिलने वाला है। तो एक बुक के अंदर आप लोग की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, साथ ही साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जो अभी वीडियो देख रहे हैं कुछ दिन सब्र ले लो, कुछ दिनों बाद वीडियो देख रहे हो, ऑब्वियसली बात है बुक आ चुकी होंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। इन सब के अलावा नोट्स कहां से फॉलो अप करें, तो मेरे प्रीमियम नोट्स आप लोग के लिए आ चुके हैं 2024-2025 के। तो अभी जाए डाउनलोड करें तगड़े धमाकेदार और मजेदार वाले मेरे प्रीमियम नोट। आप लोग की बेस्ट प्रिपरेशन मेरे इस प्यारे से नोट से आप लोग की हो जाएगी। तो इसको आप डाउनलोड कर पाओगे मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट और साथ ही साथ एप्लीकेशन से। लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगी। स्पेशल कोड P30 यूज कर लेना, जिसके थ्रू स्पेशल डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा। और जल्द से जल्द आप लोग इसको प्रिंट आउट कराएं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। आप में से काफी सारे लोग पूछेंगे कि भैया ये जो चैप्टर नंबर 1 या यूनिट नंबर 1 है, ये कितने मार्क्स का सीबीएसई आपसे पूछने वाला है। तो याद रखना 70 मार्क्स के पेपर में से 5 मार्क्स का आप लोग को इस चैप्टर में से देखने को मिलने वाले। और बेसिकली ये जो पूरा का पूरा चैप्टर या यूनिट है, इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ये टॉपिक्स को कवर अप करेंगे और सेकंड पार्ट में मैं आप लोग को डेडिकेटेड एक अलग से फिक्सचर्स का पूरा स्पेसिफिक वीडियो आप लोग के लिए कवर अप करवाऊंगा। मतलब चैप्टर नंबर 1 के या यूनिट नंबर 1 के 2 पार्ट आपको देखने को मिलने वाले। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये फिजिकल एजुकेशन क्या चीज है। तो मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, फिजिकल एजुकेशन एक ऐसे टाइप का प्रोग्राम है जिसमें कि आप लोग अपनी बॉडी
बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हो। अब ये आखिर ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट का बेसिकली मतलब ये है कि लाइक आप अपनी बॉडी के अंदर फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल सभी टाइप की डेवलपमेंट कर पाओगे, जिससे कि आप लोग एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी पाओगे, स्ट्रेस से दूर रहोगे, डिसीजेस से दूर रहोगे और अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर बना पाओगे। तो इसलिए यार बचपन से ही आप लोग को ना फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि आप लोग यार बचपन से ही इस चीजों के बारे में अच्छे से समझ सको, क्योंकि ये आप लोग की लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, अगर आप लोग अच्छे से देखो, इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट एज इट टीचेस विद द वैल्यूज ऑफ फिजिकल फिटनेस इन द लाइफ अलोंग विद द सोशल एडजस्टमेंट विद द इमोशनल स्टेबिलिटी। तो आइए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम है फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहले आप लोग समझ लेते हैं कि आखिर ये स्पोर्टिंग इवेंट या फिर स्पोर्ट्स इवेंट क्या चीज है। तो बेसिक सी बात है, स्पोर्ट्स इवेंट क्या होता है? एक ऐसे टाइप का स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट जिसमें कि डिफरेंट टीम्स आके एक दूसरे से कंपीट करती है और जीतने वाली टीम स्पोर्ट्स इवेंट के विनर कहलाती है, हारने वाली टीम्स बाकी सब अपने घर चले जाती है। अब आखिर स्पोर्ट्स इवेंट क्यों पढ़ रहे हैं? तो याद रखिएगा, स्पोर्ट्स इवेंट जो है ना, हर किसी की जिंदगी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो। अगर आप खेलोगे कूदोगे नहीं तो आप लोग यहाँ पे खराब नहीं बनोगे, आप लोग बेटर ही बनने वाले हो गाइस। क्योंकि जितना आप लोग खेलोगे कूदोगे, जितना आप लोग स्पोर्ट्स पे फोकस करने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा आप लोग की बॉडी के अंदर फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपका ब्रेन भी उतना स्ट्रांग होगा, जिससे कि आप लोग अपनी पढ़ाई में उसका यूज कर सकते हैं अच्छे से। तो इसलिए यार दुनिया भर में स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। अगर आप लोग को स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है तो वो भी मामूली बात तो है नहीं ना। अरे भाई, आप अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे अगर ऑर्गेनाइज करवाना भी चाहते हो तो वो नॉर्मली तो ऑर्गेनाइज होगा नहीं, बहुत सही तरीके से आप लोग को चीजों को प्लान करना पड़ेगा, तभी वो खुश हो पाएगी। तो सेम टू सेम स्पोर्ट्स इवेंट भी ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रॉपर फंक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई आपसे पूछता है कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आप लोग को क्या देखने को मिलता है, तो आप बेसिकली ये समझा सकते हो कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आप लोग को स्पोर्ट्स का कंपटीशन के साथ साथ उसकी मार्केटिंग भी देखने को मिलती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से फंक्शन है जिसके थ्रू आप लोग स्पोर्टिंग इवेंट को और ज्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो और एक सक्सेसफुल इवेंट बना सकते हो। तो याद रखना, एग्जामिनेशन में ये जो टॉपिक है आप लोग को या तो 5 नंबर में आ सकता है या फिर आप लोग को 2-2 नंबर में आ सकता है। मतलब मेनली इसके अंदर जो आप लोग को कंपोनेंट है ना, उसको अलग अलग वे में पूछा जा सकता है, या कई बार क्या होता है इनके एक नंबर की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो याद रखिएगा, इनके अंदर जो फंक्शंस आप लोग पढ़ने वाले, ये 5 टाइप के आप लोग के फंक्शन होते हैं। सबसे पहले प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है, फिर स्टाफिंग होता है, फिर डायरेक्टिंग और फिर लास्ट में आपको देखने को मिलता है कंट्रोलिंग। तो आइए जानते हैं सबसे पहले फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टाइप के स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप बोलोगे सच में भैया ऐसा होता है क्या? हाँ जी भाई, अगर आप उससे मिलने भी जा रहे हो ना, तो उससे पहले आप लोग को एक प्रॉपर प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है, वरना जूते पड़ेंगे आप लोग को अगर उसके पापा ने देख लिया आपको तो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो बेसिकली प्लानिंग होता क्या? प्लानिंग का मतलब ये कि किसी भी टाइप के टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने से पहले आप लोग ये डिसाइड कर रहे हो कि कैसे उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले हो, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से आप लोग उसको सक्सेसफुल बना सकते हो। ये सब चीजें जो कि एडवांस में सोची जाती है स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, उसे प्लानिंग कहते हैं। याद रखना, कॉमर्स वाले, मैं जानता हूँ आप लोग जज्बाती हो गए होंगे इन टॉपिक को देखकर कि यार ये तो कॉमर्स टाइप का टॉपिक है, बट आप लोग को उसको कॉमर्स के लैंग्वेज में नहीं समझाना है, आप लोग को उसको स्पोर्टिंग लैंग्वेज में आप लोग को समझाते हुए चलना है, जिससे कि आप लोग को फिजिकल एजुकेशन में नंबर मिल सके। तो देख लेते हैं, प्लानिंग इज द प्रोसेस व्हिच इज अडेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड मेक वर्क इजियर ड्यूरिंग द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। बहुत ही किताबी लैंग्वेज हो गई, इसको देखो। इट मींस टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी इन ऑर्डर टू रीच द पर्टिकुलर गोल, या मैं कह सकता हूं इट इज लाइक deciding in advance what to do, how to do and by whom to do the specific work so that यार specific tournament अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सके। इसके बाद जो नेक्स्ट आप लोग का फंक्शन निकल के आता है वो है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जो भी चीजें आप लोग को स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो भी चीजें आप लोग को स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान लग रही है, उन सब चीजों को आप लोग को ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा। जो भी टाइप के रिसोर्सेस उनको पहले से आप लोग को अरेंज करके रखना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग सक्सेसफुली यार स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सको। अब यार बेसिक सी बात वही हुई ना, उसका बर्थडे आपने ऑर्गेनाइज कर दिए, केक लाना ही भूल गए, जितना आपने बर्थडे के लिए तैयारी करे थे सब कुछ बर्बाद हो जाएगी ना। वो देखिए, इसके बाद नेक्स्ट होता है आप लोग का स्टाफिंग। स्टाफिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप लोग करते क्या हो कि जो भी आप लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने वाले हो, स्पोर्टिंग इवेंट आप लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हो, तो उससे पहले आप लोग एक कमेटी बनाते हो जिसमें कि आप लोग डिफरेंट टाइप के लोगों को रखते हो उनकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग, सो दैट वो स्पेसिफिक काम को वो अच्छे से अचीव कर सके और जो टूर्नामेंट है वो बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज हो सके। जो भी एक प्रॉपर टैलेंट होगा उसको यहाँ पे स्पेसिफिक जॉब दी जाएगी या ड्यूटी दी जाएगी, सो दैट वो स्पेसिफिक एम या ऑब्जेक्टिव को, जिससे कि वो स्पेसिफिक काम को अच्छे से परफॉर्म कर सके। अब
नेक्स्ट आप लोग का जो फंक्शन होता है इसका नाम होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर उस पर्सन को आप रखते हो जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो कि एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स इवेंट का डायरेक्टर साहब होता है, जिसका काम है मॉनिटर करना कि सब चीजें क्या सही तरीके से चल रही है कि नहीं। तो याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। इन्हीं का काम होता है कि आखिर जितने भी फाइनल डिसीजन वाले काम होते हैं वो डायरेक्टर साहब के होते हैं, जिसके थ्रू स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर आप लोग को चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं। कंट्रोलिंग आप लोग को लीडर के पास देखने को मिलती है, मतलब वो डायरेक्टर साहब के पास, कि अगर कुछ चीजें गलत चल रही है स्पोर्ट्स इवेंट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने से पहले तो उसको सही किया जा सके, सो दैट आप लोग ने जो गोल सोच के रखे हो सही तरीके से अचीव हो सके। अगर सब चीजें सही चल रही है तो उसको अप्रिशिएट करें। प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहने का काम भी इन्हीं का होता है, और जो भी करेक्ट मेजर्स लेना है वो सभी के सभी कंट्रोलिंग के अंदर आप लोग को देखने को मिलते रहते हैं। तो ये सभी के सभी फंक्शंस थे। इसमें आप लोग को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को डीप में लिखना नहीं है, बुक के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी रहती है, टाइम बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं होगा। याद रखो ये सभी की सभी डेफिनेशन एक एक नंबर की आएगी, आपको 1 से 2 लाइन के अंदर आप लोग को उसको समझाना है, सफिशिएंट रहेगा आप लोग के लिए। 3 नंबर या 5 नंबर में आता है तो याद रखिएगा थोड़ा सा आप लोग ये समझा देना कि स्पोर्ट्स इवेंट क्या होता है। इस तरीके का एक ब्लॉक डायग्राम आपको बना देना, उसके बाद आप लोग एक एक नंबर के हिसाब से डेफिनेशन लिख दोगे, पांचों की पूरे 5 नंबर आप लोग को मिल जाएंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, हमको रटना नहीं है, हमको दिमाग में चीजों को बैठा के रखना है, सो दैट हम अच्छे से चीजों को समझ सके। और अगर स्कूल के टीचर कह रहे हैं कि यार बुक की लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा तभी बोर्ड्स में नंबर मिलेंगे, तो उनको कहना नमस्कार। मस्त प्लान है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का देखते हैं, इसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कमिटीज। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन सी वेरियस टाइप की कमिटीज होती है और कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कमिटीज क्या होती है। कमिटीज का मतलब ये एक ऐसे टाइप के ग्रुप आप लोग बना रहे हो जिसमें कि आप लोग उन ग्रुप्स को डिफरेंट डिफरेंट काम दे रहे हो उस स्पोर्ट्स इवेंट के, कि भाई आप ग्राउंड को संभाल लो, आप टेक्निकल काम कर लो, आप प्लेयर्स को लाने ले जाने का काम कर लो, ट्रांसपोर्टेशन का, इस तरीके से। तो वो स्पेसिफिक कमिटीज का होता है, और स्पेसिफिक कमिटीज के अंदर उन्हीं लोग को डाला जाता है जिसके पास उस चीज की एक्सपर्टीज है। मैं कह सकता हूँ ये स्टाफ के थ्रू ही अचीव हो पा रहा है। तो याद रखिएगा कमेटी का जो हेड है उसको डायरेक्टर साहब कहते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर कहते हैं। उसके अंदर आता है एग्जीक्यूटिव कमिटीज, और उसके अंदर आती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जिसमें आप लोग को वेरियस सब कमिटीज देखने को मिलने वाली है, जैसे प्रोग्राम कमेटी, फाइनेंस कमेटी, अनाउंसमेंट कमेटी, टेक्निकल कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, वेलकम कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, प्राइज एंड अवार्ड कमेटी, डिसिप्लिन कमेटी, सिटिंग अरेंजमेंट कमेटी, प्लेग्राउंड कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, रजिस्ट्रेशन कमेटी एंड सो ऑन। जितना चाहो उतनी कमिटीज बना सकते हो। और ये सारी कमिटीज क्या रटना है बिल्कुल नहीं यार, आप नाम से ही समझ सकते हो कि उन कमेटी का काम क्या है। आइए समझाते। सबसे पहली कमेटी होती है, इसका नाम है पब्लिसिटी कमेटी। इसका काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में बताना कि यार ये टूर्नामेंट होने वाला है। जैसे आईपीएल स्टार्ट हो चुका है, इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है, आप देख रहे हो मोबाइल में ऐड आ रहे, टीवी में ऐड आ रहे, हर तरफ ऐड आ रहे, पेपर में ऐड आ रहे कि आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। तो पब्लिसिटी करने का काम पब्लिसिटी कमेटी का होता है, और साथ में डेट एंड वेन्यू कौन सा डिसाइड हो रहा है, कहां पे मैचेस होने वाले, उन सबको प्रिपेयर करने का काम भी इन्हीं का ही है। इसके बाद अगली कमेटी है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। प्लेयर्स को ग्राउंड तक ले जाने का काम, ग्राउंड से प्लेयर्स को वापस होटल तक ले जाने का काम इन्हीं का होता है। इसके बाद आती है डेकोरेशन और सेरेमनी कमेटी, मतलब पूरे के पूरे टूर्नामेंट में जो ग्राउंड्स को सजाया धजाया जाता है, ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी होती है, वो सभी के सभी करने का काम इन्हीं का है। इसके बाद अगली होती है कमेटी ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड को मेंटेन करने का काम, ग्राउंड्स में आप देखते हुए कई बार पानी गिर जाता है तो वो ग्राउंड स्टाफ आ जाता है, उसको कवर करने का काम इन्हीं का होता है। साथ ही साथ कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर्ड हो रहे हैं उन सभी को पहले से अरेंज करने का रखने का काम इन्हीं का होता है। ऐसा ना हो कि पता चल रहा बॉलर ने बॉल डाला, बैट टूट गया और बैट्समैन खड़ा है आधे घंटे से बैट लेकर आ रहे नई दुकान से। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। ऐसी गलतियों से बचने के लिए इक्विपमेंट कमेटी पहले से सभी चीजों को अरेंज करके रखती है। इसके बाद कमेटी फॉर ऑफिशियल होती है। जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिशियल्स मतलब जो रेफरी हो गए, एम्पायर हो गए, उन लोग का एक स्पेशल ख्याल रखने का काम इन्हीं का होता है। उन लोग को सैलरी प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम सब कुछ इन्हीं का रहता है। अगली कमेटी होती है अनाउंसमेंट कमेटी। सिद्धू साहब हो गए या आकाश चोपड़ा हो गए, ये पूरी तरीके से टूर्नामेंट के बारे में अनाउंसमेंट करते रहते हैं मैचेस के दौरान। इसके अलावा अगली कमेटी होती है फर्स्ट एड कमेटी। किसी का मुंह हाथ टूट गए तो तुरंत उसको प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके जिससे कि उसकी जान बच जाए, वो काम देखने को मिलता है फर्स्ट एड कमेटी के थ्रू। और ये शानदार शॉट, ओह माय गॉड, तीनों बॉल आपस में टकरा सकते हैं। अगली होती है फाइनेंस कमेटी। किसको स्पॉन्सर रखना है, कितना एक्सपेंडिचर होगा, कहाँ खर्चे हो रहे हैं, तो जितने भी पैसे रिलेटेड वाला काम है इनका होता है। आपने टूर्नामेंट में देखोगे गाने शाने बजते रहते हैं, धोनी की एंट्री हो रही है और कोयल वाला गाना बज रहा है। इसके अलावा किसी भी टाइप का रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करने का काम प्लेयर्स को, टीम मेंबर्स को, वो सभी के सभी यही कमेटी करती है। इनके अलावा भी हजारों टाइप की कमेटी होती है, आप लोग को जितना चाहे उतना आप याद रख सकते हो। किसी भी टाइप का कोई बाउंडेशन नहीं है। अब देखो एक चीज समझो, कुछ भी पूछा जा सकता है आप लोग से, बट उसका नाम पढ़ के आप समझ सकते हो उसका काम क्या है। अब इसका काम क्या होगा सोचो, कमेटी फॉर सिटिंग अरेंजमेंट। ऑब्वियसली बात है यार, लोग अच्छे से बैठ सके, किसकी टिकट कहाँ पे, किसको कैसे बैठना है, वो सब यही लोग कर रहे होंगे। तो किसी भी टाइप की कमेटी पूछ ली जाए, नाम पढ़ो, थोड़ा सा लॉजिक यूज करो, उसका आंसर लिख दो। अब आता है नेक्स्ट
टॉपिक जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझने की कोशिश करना, तुम लोगों ने कमेटी बना दी हो, अब कमेटी बना दी तो तुमको काम भी तो करवाना पड़ेगा ना, तो आखिर वो कौन कौन से काम है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी को हम लोग यहाँ समझने वाले। बट याद रखना, कमेटी के हिसाब से हम नहीं समझने वाले किसका क्या काम है, ऑब्वियस सी बात है, वो तो अब भी पढ़ लिए। हम ये समझने वाले हैं कि जो इवेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करने से पहले कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग को करनी जरूरी है, इवेंट चल रहा है उस बीच में कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंपॉर्टेंट होती है, और इवेंट खत्म होने के बाद कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनको हम लोग यहाँ पे समझने वाले। तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग पढ़ते हैं उसका नाम है प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, या मैं कह सकता हूँ प्री स्पोर्टिंग इवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अलग नाम है, जो पूछ ले लिख देना। इवेंट शुरू होने से पहले कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आइए उसको जानते हैं। तो आप लोग को हमेशा एक चीज याद रखना है कि बजट सबसे पहले प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि आप लोग कितना खर्चा करने वाले हैं स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में, उसके बारे में आप लोग को पहले से पता होना चाहिए। कब मैच होने वाला है, कहाँ मैच होने वाला है, कैसे मैच होने वाला है, प्रॉपर शेड्यूल प्रोवाइड करके रखना भी आप लोग को पहले से जरूरी है। और प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड करना जरूरी है कंपटीशन की, जिसके थ्रू जो भी चीजें लग रही है ऑर्गेनाइजिंग की, वो सब चीजें पहले से आप लोग के लिए प्रिपेयर होकर रख सके। डिफरेंट टाइप की सब कमिटीज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट काम आप लोग का फ्लुएंटली हो सके। अदरवाइज हो यही रहा है कि वो जहां है मैं भी वहीं रहूंगा, उसकी एक्सपर्टी डेकोरेशन में है, मेरी एक्सपर्टी ग्राउंड इक्विपमेंट में है, लेकिन मैं उसी के साथ रहूं। दो लपड़ मार के उसको ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटी का काम करवाओगे, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज वहां पे मेरे भाई। जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग को कंपटीशन के रिगार्डिंग लगता है कि कब होने वाला है, कहां होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये सभी के सभी स्पेसिफिक टीम को भी प्रोवाइड करना जरूरी है। पता चल रहा टीम को मालूम ही नहीं मैच कब है। जिस भी टाइप का एकोमोडेशन हो गया, फूड फैसिलिटीज हो गई, ऑफिशियल्स के लिए, पार्टिसिपेंट के लिए, वो सभी पहले से प्रिपेयर करके रखना जरूरी है। पता चल रहा विराट कोहली की टीम आके खड़ी हुई है होटल के बाहर, और होटल वाले बोल रहे हैं हम आपको अंदर नहीं आने देंगे। वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन सोच के देखो कितना बुरा लगेगा कि यार होटल के अंदर ही एंट्री नहीं होने। क्या क्या आप लोग प्राइज देने वाले हो विनर्स को, कौन से टाइप के आप लोग ट्रॉफीज देने वाले हो, सर्टिफिकेशन आप लोग देने वाले हो, उन सबको आप लोग को पहले से अरेंज करके रखना जरूरी है। प्लानिंग करके रखना बहुत जरूरी होता है, बिना प्लानिंग के कुछ काम नहीं हो सकता, हमेशा याद रखिए। नहीं भैया मैं तो बिना प्लानिंग के ही उसको सेट कर लिया था। चुप करे मैनेजर। अब नेक्स्ट आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्यूरिंग इवेंट वाली, कि जब मैच चल रहा है या इवेंट चल रहा है उस बीच में आपकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जान लेते हैं। इसमें आप लोग को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सो दैट जो इवेंट चल रहा है वो सक्सेसफुली आप लोग का अच्छे से चल सके। इसमें आप लोग को ग्राउंड की साफ सफाई रखना पड़ेगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो भी लग रहे हैं उसकी चेकिंग करना पड़ेगा, क्या वो सभी चीजें है कि नहीं अवेलेबल। आप लोग को प्रॉपर अरेंजमेंट रखना पड़ेगा रिफ्रेशमेंट की, सो दैट यार प्लेयर्स और स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स जो आए उनका आप लोग यार पेट पूजा करवा सको। इसके अलावा आप लोग को प्रॉपर अनाउंसमेंट करवाते रहना जरूरी है टूर्नामेंट के बीच में भी, कि आखिर हो क्या रहा है, मैचेस चल कैसे रहे हैं। इसके अलावा आप लोग को डॉक्टर्स की फैसिलिटी, एम्बुलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करके रखना जरूरी है, कि अगर कोई इंजर्ड हो गया तो भैया उसको तुरंत यार फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। प्रॉपर रिकॉर्ड को आप लोग को सिक्योर करके रखना जरूरी है, कि टूर्नामेंट के दौरान ऐसा ना हो कि माही ने 2 रन बनाए, ऋतुराज ने सेंचुरी बनाई और सीएसके जीत गई और पूरा क्रेडिट। Bro, you have to be a true cricket fan to know why this is so funny. साथ में आप लोग को प्रॉपर इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को प्रोवाइड करते रहना जरूरी होता है। तो प्रॉपर डिसिप्लिन मेन्यू में बना रहना चाहिए, सो दैट टूर्नामेंट या इवेंट अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सके। अब जानते हैं कि इवेंट खत्म होने के बाद कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनको कहते हैं पोस्ट इवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑब्वियसली बात है, जो आप लोगों ने वादा किए थे प्राइज और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने का विनर्स को, आप लोग को वो प्रोवाइड करना होगा। मीडिया कवरेज आप लोग को फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, कि हाँ भैया ये जीत चुके, आप पूरी दुनिया में बताओ कि यार आईपीएल का विनर ये है। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको आप लोगों को स्टोर करके रखना जरूरी होता है। प्रॉपर आप लोग को पेमेंट करना जरूरी है स्पोर्ट्स ऑफिशियल को। ऐसा नहीं कि यार एम्पायर साहब बहुत अच्छा लगा, आप आए थे, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अगले साल मिलेंगे। और कितना एक्सपेंडिचर हुआ उसकी प्रॉपर रिपोर्ट बना के रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये तो आप लोग का टॉपिक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है टूर्नामेंट और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले जान लेते हैं कि टूर्नामेंट क्या होता है। टूर्नामेंट को एक किस्म से स्पोर्ट्स इवेंट भी कहते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, एक ऐसे टाइप का कॉम्पिटिशन जिसमें की ढेर सारी टीम आके कम्पीट करती है, और जो टीम जीत जाती है उसको विनर कहते हैं, जो टीम हार जाती है बैग पैक करके अपने घर चले जाती है। तो बेसिकली टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो टूर्नामेंट आप लोग को अलग अलग लेवल में देखने को मिलता है, चाहे वो जोनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, नेशनल लेवल हो, या फिर इंटरनेशनल लेवल हो, और गली नुक्कड़ लेवल तो है ही हम लोग के लिए। तो आखिर टूर्नामेंट जरूरी क्यों होता है भाई? तो याद रखना, अगर आप लोग को वैल्यूज डेवलप करना है तो टूर्नामेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा आप लोग को पब्लिसिटी करवाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली बात है, इससे पहले जब क्रिकेट वुमेन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते थे तो उसको लोग अच्छे से देखते नहीं थे, बट जब से आईपीएल जैसा इवेंट इंडिया में वुमेन के लिए स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से आप लोग देख रहे हो वुमेन के क्रिकेट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को देखने के लिए लोग अब ज्यादा से ज्यादा इंकरेज हो चुके हैं। टूर्नामेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लेयर के सिलेक्शन के लिए। आईपीएल में इस साल जो अच्छा खेलने वाला ना, देख लेना, अभी जो वर्ल्ड कप होगा उसमें वही प्लेयर आप लोग को सिलेक्ट होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराने से ब्रदरहुड बढ़ता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप होती है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने से जो देशभक्ति है वो भी बढ़ती है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हम इंडियंस मिलकर पूरी तरीके से प्रे करते हैं, चीयर अप करते हैं हमारी टीम को, कि सो दैट हमारी टीम जीत जाए। तो मैं कह सकता हूँ कि यार स्पोर्ट्स टूर्नामेंट
टूर्नामेंट से आप लोग को यूनिटी ऑफ इंटीग्रेशन भी देखने को मिलती है और साथ में हर स्पोर्ट्स पर्सन को चांस मिलता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को दुनिया में दिखा सके कि मैं कितना अच्छा खेलता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यार मोटिवेशन भी काफी ज्यादा डेवलप होता है। अगर वो अच्छा खेलेंगे, मोटिवेट होंगे, नेक्स्ट ईयर और अच्छे से प्रिपेयर होकर आके अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और साथ में मैं कह सकता हूँ कि स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की वजह से ही एक पॉपुलैरिटी जो आज के टाइम में चाहे वो विराट कोहली हो, एबी डिविलियर्स हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, इन सबको जो मिली है वो सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट की वजह से मिली। अगर ये टूर्नामेंट्स होते नहीं तो लोग कहां जानते इनको। ये सभी इंपॉर्टेंस है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ ले तो मालूम होना चाहिए। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। तो बेसिकली ना टूर्नामेंट 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है नॉकआउट टूर्नामेंट, इसको हम लोग डू और डाई टूर्नामेंट भी कहते हैं, एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं, सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं, सडन डेथ टूर्नामेंट भी कहते हैं। बेसिकली इस टूर्नामेंट में होता क्या है, मान लो ए टीम और बी टीम के बीच में मैच हो रहा है और इस मैच में ए टीम जीत जाती है तो ए टीम टूर्नामेंट में आगे बढ़ेगी, अगले मैचेस खेलेगी और बी टीम डायरेक्टली एलिमिनेट होकर अपने घर चल जाएगी। अब आप कहोगे कि इसमें विनर कैसे डिसाइड होते हैं? अरे जो मैच जीतेगा वो विनर है और जो हारेगा वो डायरेक्टली अपने घर चल जाएगा, वो टूर्नामेंट से डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा, उसको कोई दूसरा चांस नहीं मिलने वाला है टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। ऐसे टाइप के टूर्नामेंट को कहते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट। इसके यार बेनिफिट अगर हम लोग बात करें तो कम टाइम के अंदर हो जाता है, कम खर्चे लगते हैं। डिसएडवांटेज की अगर बात करी जाए तो याद रखिएगा कई बार होता है ना टीम का देनी रीता इस वजह से हार गई तो कई बार ना स्ट्रॉन्ग टीम भी एलिमिनेट होने का चांसेस आप लोग को देखने को मिल सकता है इस नॉकआउट टूर्नामेंट से, तो इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल सकता है। अगला होता है लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट को याद रखना बर्जर सिस्टम, साथ ही साथ राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें होता क्या है, मान लो ए टीम और बी टीम के बीच में मैच है और ऑब्वियसली बात है ए टीम जीत गई तो बी टीम यहाँ पे डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं होगी, उसके पास एक या एक से ज्यादा चांसेस है कि वो टूर्नामेंट में बने रह सके और अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा के टूर्नामेंट में वापस से अपनी जगह को बेहतर बना सके। तो ऐसे टाइप के टूर्नामेंट को कहते हैं लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट का एडवांटेज क्या होता है तो याद रखना इसमें आप लोग को ट्रू विनर देखने को मिलता है। लीग टूर्नामेंट में विनर कैसे डिसाइड होते हैं तो याद रखना यहाँ पे पॉइंट टेबल होता है, जो ज्यादा मैचेस जीतते जाएगा पॉइंट टेबल में ऊपर रहेगा और आरसीबी जैसी टीम लास्ट में रहेगी। तो जो पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर रहेगा वो जीत जाएगा और जिसके पॉइंट्स कम रहेंगे ऑब्वियसली बात है वो बाहर हो चुका है। तो लीग टूर्नामेंट की क्या बेनिफिट होता है, ऑब्वियसली बात है ट्रू विनर निकल के आता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें खर्चा बहुत होता है भाई, क्योंकि ये बहुत टाइम तक के आप लोग को चलते हुए देखने को मिलते हैं। अगला आप लोग का टूर्नामेंट होता है, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। बेसिकली कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कोई अलग टाइप का टूर्नामेंट नहीं, इसमें आप लोगों ने क्या करे नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट को मिला के मैं कह सकता हूँ कंबाइन करके 4 नए फॉर्म बना दिए। इस तरीके से कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक नाम लिखे, फिर लिखे कम, फिर नाम लिखे, तो कम से पहले जो लिखा है वो जोन लेवल के बीच में मैचेस होंगे और जोन लेवल के जो विनर्स निकल के आएंगे उनके बीच में जो मैच होगा वो कम के बाद जो लिखा है उसके बेसिस पे होगा। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में करते क्या है, मान लो 16 टीम्स है तो 16 टीम्स को आप लोगों ने 4 जोन में डिवाइड कर लिए, ए बी सी डी। तो ए टीम के अंदर 4 टीम हो गई, बी के अंदर भी 4, इसके अंदर भी 4, इसके अंदर भी 4। तो जो मैचेस होंगे पहले उस जोन लेवल के बीच में मैचेस होंगे और जो जोन लेवल के स्पेसिफिक विनर्स निकल के आएंगे उनके मैचेस कम के बाद जो लिखा रहेगा उसके बेसिस पे होंगे। एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉकआउट कम नॉकआउट, इसका मतलब ये कि जोन लेवल में जो मैचेस होंगे पहले टीम्स के बीच में वो नॉकआउट बेसिस पे होंगे और जो उनके विनर्स निकल के आएंगे ना हर जोन के, उनके बीच में जो मैच होगा वो नॉकआउट के बेसिस पे होने वाला है। किस तरीके से, तो देखो इस तरीके 4 ग्रुप बनाए, 4 ग्रुप के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टीम थी, इनके इंडिविजुअल विनर्स निकल के आ गए और उनके विनर्स के बीच में भी नॉकआउट मैच देखने को मिला जिससे कि एक फाइनल विनर निकल के आ गया। अगला होता है लीग कप नॉकआउट। इसमें भी क्या होता है, जोन लेवल के बेसिस पे लीग मैचेस होते हैं और जोन लेवल के बेसिस पे जो विनर्स निकल के आते हैं उनके बीच में जो मैचेस होते हैं वो लीग के बेसिस पे होते हैं। ये रहा उसका एक एग्जांपल, जैसे कि ये देखो हर ग्रुप के बीच में या हर जोन के बीच में पहले जितनी भी टीम्स थी इंडिविजुअली उनके बीच में मैचेस हुआ, हर जोन के या हर ग्रुप के विनर्स निकल के आ गए और जितने भी ग्रुप के विनर्स थे उनके बीच में फाइनली आखिरी में मैचेस हो गए और एक फाइनल विनर निकल के आ गया। अगला होता है नॉकआउट कम लीग। इसमें क्या होता है, जोन लेवल के बेसिस पे नॉकआउट मैचेस होंगे, हर जोन के बीच में आप लोग को नॉकआउट मैचेस देखने को मिलेंगे, उनके जो विनर्स आएंगे उनके बीच में जो मैचेस होंगे वो लीग के बेसिस पे होंगे। ये रहा उसका एक एग्जांपल, देख रहे हो ग्रुप या जोन के बेसिस पे आप लोग को पहले नॉकआउट मैचेस हुए, उनके विनर्स के बीच में लीग मैचेस हुए। अगला होता है आप लोग का लीग कप नॉकआउट। इसमें क्या होता है, पहले तो जोन लेवल के बेसिस पे लीग मैचेस होते हैं, फिर उनके जो फाइनल विनर निकल के आते हैं टॉप विनर्स, उनके लिए नॉकआउट मैचेस हो जाते हैं। ये सबसे ज्यादा आज के टाइम में ट्रेंडिंग टूर्नामेंट है। आईपीएल भी आप लोग को इसी के बेसिस पे देखने को मिलता है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी आप लोग को इसी के बेसिस पे देखने को मिलता है। पहले लीग मैचेस होते हैं, ढेर सारी टीम एक दूसरे के साथ कंपीट करती है और फाइनली और जो हर जोन के विनर रहते हैं उनके मैचेस नॉकआउट के बेसिस पे हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से देखो ग्रुप वाइज या फिर जोन वाइज आप लोग को यहाँ पे लीग मैचेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं और जो ग्रुप के विनर निकल के आए थे उनके मैचेस नॉकआउट बेसिस पे आप लोग को देखने को मिल रहे हैं।
है। अब आप बोलोगे भैया ये जो चीजें बनाई जा रही है ये सब क्या है, आपको पार्ट 2 जो फिक्सचर्स वाला टॉपिक है उसमें आप लोगों को ये सभी टाइप सिखा दूंगा कैसे आप लोग को ड्रॉ करना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। आपकी बुक में एक और टाइप लिखा होगा जिसका नाम है चैलेंज टूर्नामेंट, जो आपके सिलेबस से डिलीटेड है। अगला आप लोग का टॉपिक है, इसका नाम होता है इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज क्या होती है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इंट्राम्यूरल के बारे में। इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज एक ऐसे टाइप की एक्टिविटीज होती है जो विद इन द वॉल या मैं कह सकता हूँ विद इन द इंस्टीट्यूशन खेली जाती है। जैसे स्पोर्ट्स डे, स्पोर्ट्स डे के अंदर क्या होता है, स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेशन आपके स्कूल के बच्चे ही करते हैं इंडिविजुअल हाउस के, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि बाजू वाले स्कूल का बच्चा भी आपके स्पोर्ट्स डे में आगे पार्टिसिपेट कर सके। वहां पे क्या हो रहा है, विद इन द वॉल जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं स्पोर्ट्स डे, उसको कहा जाता है इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज। आई होप क्लियर है। अभी लेते एक बार। इन दिस एक्टिविटी द टीम्स कंपीट विद इन द वॉल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हो इंटर क्लास या इंटर हाउस टूर्नामेंट जो कि ऑर्गेनाइज होते हैं विद इन द इंस्टीट्यूट। अब ये आखिर इंट्राम्यूरल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करने के क्या ऑब्जेक्टिव है, तो बेसिक सी बात है यार, जो बच्चे वो अपना स्किल को दिखा सकते हैं, इतना अच्छा वो खेलते हैं, अपने अंदर मोटिवेशन डेवलप कर सकते हैं और उनके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यार वो हुनर दुनिया तक के दिखा पाए। इसके अलावा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट स्टूडेंट के बीच में बढ़ती है और इसी के साथ साथ सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा डेवलप होता है जब इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज आप लोग ऑर्गेनाइज करवाते हो। अरे स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज होता है तो ऑब्वियस सी बात है जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उनके बीच में भी दोस्तियां होती है, जो नहीं खेल रहे उन लोग की तो अलग अलग दोस्तियां हो जाती है। तो स्पोर्ट्स डे के बाद में समझ में आता है कि किसने किसको प्रपोज किया। समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। आखिर क्या सिग्निफिकेंस होते हैं यार इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज के, तो याद रखिएगा इट इंप्रूव द सेंस ऑफ सिटीजनशिप एंड एडल्ट लिविंग। और याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप लोग को पता करना है कि कौन सा प्लेयर बहुत अच्छा खेलता है, उसको यार आप अपने स्कूल की टीम में रख सकते हो और एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट में उसको भेज सकते हो। आपके स्कूल के हिडन टैलेंट जो रहते हैं ना वो यहाँ पे आप लोग को पता चल रहा है स्कूल में जो बच्चा पढ़ता नहीं है अच्छे से, वही बच्चा आके 10 विकेट लेकर चल जाए, स्कूल में एकदम हीरो बन जाए, सब लड़कियां उसकी तारीफ कर रहे हैं। Just imagine. इसके अलावा याद रखना लीडरशिप क्वालिटीज स्टूडेंट के बीच में डेवलप होती है। तो ये सभी के सभी सिग्निफिकेंस आप लोगों को देखने को मिलने वाला। अगला होता है एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज। इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज में क्या हो रहा था, विद इन द इंस्टीट्यूट आप लोग को एक्टिविटीज देखने को मिल रही थी। ये होती है आउटसाइड द वॉल जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है उसे कहते हैं एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटी। मैं कह सकता हूँ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन एक किस्म से एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटी के अंदर आता है। आप लोग चाहो तो पढ़ भी सकते हो। दिस इनक्लूड्स द एक्टिविटी व्हिच आर परफॉर्म आउटसाइड द वॉल ऑफ द इंस्टीट्यूशन और द स्कूल। बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये स्पोर्ट्स के स्टैंडर्ड को और ज्यादा इंप्रूव करता है, स्टूडेंट के एक्सपीरियंस को बढ़ाता है सो दैट यार वो स्पोर्ट्स की स्किल को और बेहतर तरीके से डेवलप कर सके, स्पोर्ट्समैनशिप और भाईचारे को ये बढ़ाता है और नए रूल एंड रेगुलेशन और नई टेक्निक्स के बारे में जानने को मिलता है जब वो नए लोगों के साथ खेलेगा। सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक किस्म से नए पॉजिटिव एक्सपीरियंस देता है बच्चों को नई चीजों को सीखने का। ये हर बच्चों के अंदर सेल्फ एस्टीम, सोशल स्किल, स्पोर्ट्समैनशिप, सेल्फ मोटिवेशन डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और स्पोर्ट्स की दुनिया में जो भी चीजें नई चल रही है उसके बारे में जानने का पूरा मौका आप लोग को देता है एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज। लास्ट आप लोग का जो टॉपिक है आइए इसको समझते हैं कि ये क्या है। अब आइए जानते हैं स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम क्या होता है। तो याद रखना स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम और टूर्नामेंट के बीच में काफी ज्यादा आप लोग को डिफरेंसेस देखने को मिलने वाले हैं। टूर्नामेंट यार सिर्फ और सिर्फ इसलिए खेला जाता है कि जीत हासिल हो सके, लेकिन यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई कंपटीशन नहीं देखने को मिलता है। बेसिकली ये प्रोग्राम इसलिए आप लोग के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं सो दैट लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाया जा सके। किसी भी चीज का अवेयरनेस, मान लो कहीं फ्लड आ गया तो आपने एक मैराथन करा दिया अपनी कंट्री में, वहां पे ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए, मैराथन कंडक्ट हुआ, लोगों को पता चला कि अच्छा नेपाल में फ्लड आ गया है, कहीं पे भी फ्लड आ गया, और फिर उस स्पेसिफिक मैराथन के दौरान जितने लोग यहाँ पे आए थे उन सभी लोगों ने मिलकर एक फंड कलेक्ट करे और स्पेसिफिक चैरिटी को प्रोवाइड कर दी सो दैट नेपाल में लोगों की हेल्प हो सके। तो इस टाइप के आप लोग को ये प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ने वाले हो स्पोर्ट्स डे क्या चीज है। तो बेसिकली स्पोर्ट्स डे क्या होता है, हर स्कूल के अंदर आप देखते हो कि साल में एक बार एक स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज होता है अराउंड 1 वीक का, जिसमें कि हर बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो लोग पढ़ाई को छोड़कर अब स्पोर्ट्स की तरफ आके पार्टिसिपेशन करें, जिससे कि अपने मूड को भी रिफ्रेश कर सके, अपने स्पोर्ट्स की स्किल को पूरे स्कूल के सामने दिखा सके कि वो कितना अच्छा खेलते हैं और साथ में सोशल इंटरेक्शन सभी स्टूडेंट के बीच में अचीव हो सके। ये बेसिकली इनका मोटो होता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज होता है हर साल स्कूल में, जिससे कि बच्चों का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट हो सके, रिक्रिएशन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके। और कई बार तो ये भी होता है कि स्पोर्ट्स डे में जो बच्चा अच्छा खेलता है उसको आगे जाके अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो फ्यूचर में अपने स्कूल के लिए खेल सके, आगे जाके जोन लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेल सके। ये भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो वही चीज लिखी हुई है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ो, द पर्पस ऑफ द स्पोर्ट्स डे इज टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट एंड टू डेवलप द इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट्स। दिस एक्टिविटी डेवलप गुड क्वालिटीज सच एज कोऑपरेशन, एसोसिएशन, हेल्थ स्पिरिट ऑफ द कॉम्पिटिशन, टॉलरेंस, डिसिप्लिन, टीम स्पिरिट, फलाना ढिमका ढिमका। और जो लोग नहीं भी खेल रहे वो लोग भी पार्टिसिपेट करके होता क्या, ऑब्वियस सी बात है यार, जो पढ़ाई का इतना बर्डन है, स्ट्रेस है, टेंशन है, वो यहाँ पे ना दूर हो जाता है। और स्पोर्ट्स डे जैसे ही खत्म होता है ना आप लोग बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील करते हैं और जिससे कि आप लोगों को पढ़ाई में और अच्छे तरीके से मन लगता है। जो साल भर नहीं आता ना बच्चा, वो स्पोर्ट्स डे के दिन तो आता ही आता है। अगला होता है हेल्थ रन। हेल्थ रन एक ऐसे टाइप
टाइप का मैराथन होता है जिसमें कि ढेर सारे लोगों को मैराथन के लिए बुलाया जाता है बेसिक कॉज के लिए। और वो कॉज क्या है कि दुनिया में हम लोग अवेयरनेस फैला सके कि लोग सभी के सभी हेल्दी रहे, और जो भी पैसे यहाँ पे कलेक्ट होते हैं वो स्पेसिफिक चैरिटी को दे दिए जाते हैं जिससे कि लोगों की हेल्प हो सके। तो बेसिकली इसमें किसी भी टाइप का कोई एज बैरियर नहीं है, हर एज के ग्रुप के बच्चे लोग से लेकर एडल्ट से लेकर ओल्ड एज के लोग सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। छोटी सी मैराथन होती है एक जगह से दूसरी जगह, और लोगों को बस ये बताते रहते हैं कि हाँ भैया आप हेल्दी रहिए, आप हेल्दी रहिए, आप हेल्दी रहिए। और कौन ऑर्गेनाइज कराता है? तो हेल्थ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इसको ऑर्गेनाइज कराता है। इसके बाद होता है रन फॉर फन और हेल्थ रन एक जैसा ही। इसका भी जो पर्पस है वो यही है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना, लोग फिट और हेल्दी रह सके। इसमें किसी भी टाइप का कोई कंपटीशन नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम है। तो यहाँ पे बस आप लोग मैराथन कंडक्ट करा रहे हो और शहर के लोगों को कह रहे हो कि आप लोग सभी लोग फिटनेस की तरफ ध्यान दें और अपनी हेल्थ को और ज्यादा बेटर बनाएं। इसमें भी जो पैसे ऐसे कलेक्ट होते हैं फिर वो चैरिटी को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। इसमें भी आप लोग ने एक स्पेसिफिक मैराथन कंडक्ट कराते हो अवेयरनेस फैलाने के लिए, एक स्पेसिफिक कॉज के लिए। अब ये कौन सा कॉज हो सकता है? मान लो यार अफ्रीका में इबोला वायरस हो गया, तो आप लोगों ने एक मैराथन कंडक्ट कराया अवेयरनेस फैलाने के लिए कि अफ्रीका में ऐसा ऐसा हो गया है, हम लोग पैसा कलेक्ट कर रहे हैं उन लोग की हेल्प कराने के लिए। तो फिर यहाँ से होता यही है कि पैसे कलेक्ट होते हैं और चैरिटी को दे दिए जाते हैं जो अफ्रीका में उन लोगों की हेल्प कर सके। तो ऐसे डिफरेंट कॉज के लिए रन कराई जा सकती है, इसलिए इसको कहा गया है स्पेसिफिक कॉज। तो चाहे वो पोलियो से पीड़ित लोगों के लिए हो, इबोला वायरस से पीड़ित लोगों के लिए हो, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया उसके लिए हो, तो ऐसे डिफरेंट स्पेसिफिक कॉज के लिए रन कराई जाती है और कुछ भी नहीं। अगला होता है रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी का मेन जो एम होता है वो ये रहता है इंडिया के सभी लोगों को ये संदेश दे सके कि हम सभी लोग रेस, रिलीजन, कास्ट इन सब से दूर होते हुए भाईचारे के लिए, यूनिटी के लिए साथ आए और सभी लोग भाईचारे के साथ रह सके। पीस और हार्मनी के लिए एक स्पेसिफिक रन कंडक्ट कराई जाती है जिसका पर्पस ये है कि भाईचारा लोगों के बीच में बढ़ सके। अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, वहां पे आप लोगों ने रन फॉर यूनिटी हर साल देखने को मिलती है। अगर आप लोग के पास कभी मौका रहे तो आप लोग जरूर उस रन पे पार्टिसिपेट करना। तो बेसिकली जो रन फॉर यूनिटी है थोड़े से डिफरेंट टाइप की होती है, ये किस्म से ना रिले रेस जैसी होती है जिसमें कि आप लोग डिफरेंट पार्टिसिपेंट यहाँ पे स्पेसिफिक डिस्टेंस तक दौड़ते हैं, उसके बाद अगला बंदा उसके आगे दौड़ता है। तो ये था आप लोग का चैप्टर, आई होप आप लोग को समझ में आया। इसके बाद आप लोग के लिए मैं ढेर सारे एमसीक्यूज लेकर आया हूं, आप लोग को इसको अटेंड करना है पॉज करके। ये सभी के सभी एमसीक्यूज को आप लोग को अटेंड करना कंपलसरी है भाई मेरे। यहाँ पे आप लोग को कुछ क्वेश्चंस फिक्सचर्स वाले देखने को मिल जाएंगे, तो जो नेक्स्ट वीडियो फिक्सचर्स वाला जो रह गया है इस चैप्टर का, उसको देखकर आप लोग फिर इन क्वेश्चंस को अटेंड कर लेना जो फिक्सचर्स रिगार्डिंग क्वेश्चंस है। तो ये सभी के सभी आप लोग के लिए मैंने एमसीक्यूज लेकर आया हूं, उसको पॉज करके आप लोग अटेंड करने की कोशिश करिएगा। तो लगभग 26 क्वेश्चंस है। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कमेंट सेक्शन में आप लोग 1 to 26 तक के अपने आंसर्स को लिखोगे और मेरे साथ शेयर करोगे, और साथ में जो इनके सही आंसर है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसके बाद जो आप लोग का फिक्सचर्स वाला टॉपिक रह गया प्लीज उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो सके। इसके बाद जो बाकी चैप्टर्स आएंगे वो सभी के सभी एक ही वीडियो के अंदर आएंगे। ये वीडियो को मैं लेंथी नहीं होने देना चाहता था, इस वजह से फिक्सचर्स को मैं अलग से आप लोग के लिए अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इन सब के अलावा अगर आप चाहो तो फिजिक्स मेरे साथ पढ़ सकते हो मेरे फिजिक्स चैनल पे गैंग लीडर सीरीज के साथ, और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा दिल से रिश्ता हमेशा ज्वाइन रहे। टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, सो दैट क्लास के सभी अपडेट्स आप लोग को मिलते रहेंगे। और मेरे प्रीमियम नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद उसको अच्छे से रिवीजन करिएगा, सो दैट बोर्ड्स में आप लोग के बेस्ट मार्क्स स्कोर हो सके। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जब तक गुड बाय। इतना भी कुछ याद नहीं हुआ।